हाय गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आरंभ बैच। क्या हालचाल मेरे क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों, व्हाट्सअप। और पिछले लेक्चर में जो कि मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था, क्योंकि मैं अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट पढ़ा रहा था। और अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट के अंदर एक बिल्कुल स्पेसिफिक टॉपिक आता है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। और वो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ में कंप्लीट कर लिया था और बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया था, क्योंकि मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े और आप लोगों को बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर हो गया था। वैसे जो अंग्रेज है, मैं अंग्रेज हूँ, अगर अंग्रेजी डिक्शनरी में तुम एक्यूरेसी और प्रिसीजन देखोगे तो बोला जाता है कि दोनों सेम है, बट केमिस्ट्री में, साइंस में अलग होता है। ठीक है, तो एक्यूरेसी और प्रिसाइज हमने समझ लिया। अब गाइस आगे चलते हैं और आज के लेक्चर में मैं एक नई टर्मिनोलॉजी आपको सिखाता हूं, दैट इज योर सिग्निफिकेंट फिगर्स। काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर प्रॉब्लम होती है बच्चों को। एक्चुअली क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ा सब देते हैं, पढ़ भी सब लेते हैं, लेकिन इसकी गहराई को कोई नहीं समझ पाता। मतलब एक्चुअली ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है, साइंस में, केमिस्ट्री में इसकी क्या यूटिलिटी है, वो हमें यहाँ पर समझना होगा। तो हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। गाइज एज यू ऑल नो, जैसे अभी मैंने अनअकैडमी पे ज्वाइन किया है एंड अनअकैडमी पर अभी मेरे 2 नए और बड़े इंपॉर्टेंट बैचेस आ रहे हैं। खैर वो बैचेस वैसे तो NTSC ओलंपियाड फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए हैं, यानी जो बच्चा 8, 9 और 10th में है उसके लिए है। लेकिन वो जो बैच है, जिसमें एक बैच का नाम है उस बैच का नाम है निर्माण। उस बैच के अंदर मैं एक्चुअली क्लास 11th का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ एट अ वेरी हाई लेवल, यानी JEE और नीट लेवल। सो इन केस इफ़ यू वांट टू एनरोल, आप एनरोल कर सकते हो। दोनों बैचेस की कंप्लीट डिटेल, दोनों बैचेस की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। मैंने मेरे अनअकैडमी के प्रोफाइल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, एक बार आप ज़रूर चेक कर लेना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ में कोई 8, 9, 10th का कोई बच्चा है और वो डिज़र्व करता है और उन्हें मैं क्योंकि नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, तो आप उनको अनअकैडमी का बोल सकते हो, अदरवाइज हम तो यहाँ पर पढ़ ही रहे हैं। देखो, मैं लेबोरेटरी में गया और मैंने एक रिएक्शन करी। उस रिएक्शन की वजह से मुझे एक प्रोडक्ट मिला, और जब मैंने उस प्रोडक्ट को इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पर नापा तो मैंने पाया, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पर जब मैंने पाया तो मुझे रिजल्ट मिला 21.7 ग्राम्स। दिस इज द रिजल्ट आई ऑब्टेन्ड जब मैंने केमिकल रिएक्शन लेबोरेटरी में करी। मुझे प्रोडक्ट मिला, मैंने प्रोडक्ट को बिल्कुल साफ, फिल्टर, मॉइस्चर फ्री करके एकदम प्योर प्रोडक्ट निकाला, और उस प्योर प्रोडक्ट को इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे मैंने उसका वज़न तोला, तो वज़न आया 21.7 ग्राम्स। अब यहाँ पर हमेशा एक बात ध्यान रखना कि क्या मेरा रिजल्ट केमिस्ट्री में हमेशा एक्यूरेट होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। क्या मेरा रिजल्ट बिल्कुल 100% सही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। देयर मस्ट बी सम अनसर्टेनिटी। आपके रिजल्ट में कुछ अनसर्टेनिटी ज़रूर होगी। आपकी ट्रू वैल्यू से आपका रिजल्ट मैच करे, इसकी चांसेस कम होगी, एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है। तो जब कभी भी इस प्रकार का आपके पास में रिजल्ट आता है तो हमेशा ध्यान रखना, इस प्रकार के रिजल्ट में आप सबसे पहले एक बात समझना कि ये जो आगे वाली टर्म जो मैंने लिखी है 21, भाई ये तो सर्टन होगी। मेरी एक बात समझना, ये तो हमेशा सर्टन वैल्यू होगी। यार मुझे एक बात बताओ कि मैंने आपको बोला कि जाओ मेरे लिए 21.5 ग्राम्स हलवा लेकर आओ, तो आपके मन में एक बात तो रहेगी कि भैया सर को 21 ग्राम हलवा तो देना ही है, ये बात तो फिक्स है, 21 ग्राम हलवा तो लाना ही है। अब ये 0.5 ग्राम, यानी देखा जाए तो ये तो 0.5 ग्राम हो गया, मतलब ये तो बहुत छोटी वैल्यू हो गई, इट इज़ अ वेरी स्मॉल वैल्यू। ये सर्टन हो, इसकी कोई जवाबदारी नहीं, ये अनसर्टन मानी जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो छोटी वैल्यू होती है इसको हम लोग अनसर्टेन मान के चलते हैं। दिस वैल्यू हैव सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? तो जैसे मान लो आपको किसी ने बोला, जैसे आप, अरे तुम अपने गिरेबान में झाँको ना, अबे अपने अंदर झाँको, इसका से अच्छा एग्जाम्पल कभी नहीं मिलेगा। देखो, मान लो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में परसेंटेज आया 59.6, मान लो ये तुम्हारा परसेंट आया। देखो झूठ मत बोलना, तुम बिल्कुल सच बताना। अपने रिश्तेदारों को क्या परसेंटेज बताओगे? आप 59 बोलोगे?
आप 60 बताओगे, आप 60 बताओगे। क्यों? आप 59.6 क्यों नहीं बताओगे? आप बोलोगे अबे ये 0.6 की क्या बरकत, ये 0.6 की क्या औकात, 0.6 तो अनसर्टन है 60 आया। समझ रहे हो, समझ रहे हो? अच्छा, तुम्हारे दोस्त का 59.1% रिजल्ट आया। आप चिल्ला चिल्ला के अपने घर वालों को क्या बोलोगे? मेरे दोस्त का तो 59 ही आया है। 0.1 क्यों नहीं बोला तुमने? क्या बरकत, क्या औकात, क्या लेना देना इससे हमको, बकवास चीज़ है बिना काम की। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी जब कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट या कोई भी कंपाउंड हम लोग बनाते हैं लेबोरेटरी में या कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, तो उसमें बड़ी वाली आगे वाली डेसिमल के आगे वाली डिजिट तो सर्टन होती है, लेकिन इसके अंदर कुछ अनसर्टेनिटी रहती है। तो इस अनसर्टेनिटी को डील करने के लिए आप जब कभी भी कोई भी रिजल्ट देखोगे अच्छी किताबों में या अच्छे रिसर्च पेपर में, तो आपको रिजल्ट इस प्रकार लिखा जाता है। ये ±0.1 क्या है? ये इसलिए लिखा जाता है कि मेरे को ये नहीं पता कि मेरी कौन सी डिजिट अनसर्टन है। जैसे भी आपके मन में आ रहा होगा ना कि यार सर एक बात बताओ, 21.7 में क्या डेसिमल के बाद वाली वैल्यू अनसर्टन होगी? कभी मेरे पास में 75 रिजल्ट आया तो इसमें अनसर्टन वैल्यू क्या होगी? तो आपको देखना पड़ेगा कि उसने प्लस माइनस क्या 0.01 लिखा है, तो फिर मेरी ये 3 वैल्यू सर्टन हो जाएगी और ये वाली वैल्यू अनसर्टन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने प्लस माइनस 0.01 लिखा है। लेकिन अगर वो 21.75 प्लस माइनस 0.1 लिख देता तो फिर मेरी ये वाली और ये वाली दोनों वैल्यू अनसर्टन हो जाती। क्यों अनसर्टन हो जाती? क्योंकि उसने 0.1 लिखा है, यानी कि वैल्यू 2.85 भी हो सकती है या वैल्यू 2.65 भी हो सकती है। यहाँ पर आपकी वैल्यू 21.76 भी हो सकती है या 21.74 भी हो सकती है, एक ज़्यादा या एक कम। क्या बात समझ में आ गई? तो हमेशा ध्यान रखना अनसर्टेनिटी को कि आपके डिजिट में कौन सा नंबर, आपके प्रोडक्ट में, आपके आंसर में, आपके रिजल्ट में कौन सी डिजिट अनसर्टन है, वो बताने का ये तरीका होता है। तो इट शोज द अनसर्टेनिटी। क्या बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? तो हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी केमिस्ट्री में, जब कभी भी आप लोग किसी भी प्रकार के साइंटिफिक फील्ड में कोई भी कैलकुलेशन करते हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, कोई भी रिजल्ट लेकर आते हो, तो उसमें कुछ डिजिट तो 100% सर्टन होती है, लेकिन कुछ के अंदर पक्का अनसर्टेनिटी रहती है और उस अनसर्टेनिटी को आप इस तरीके से शो करते हो। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? तो बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स वो फिगर्स होते हैं जो आपकी सर्टन एंड अनसर्टन वैल्यूज दोनों को कंसीडर करते हैं। बोथ will be considered. When both the values will be considered, then it is called as significant figures. Significant figures यानी ये वो फिगर्स होते हैं जिनमें आप सर्टन और अनसर्टन दोनों वैल्यूज को लेकर चल सकते हो। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी? लेकिन यहाँ तो मैंने एक ही एग्जाम्पल लिखा है। अब अगर मैं इस वैल्यू को देखूँ 21.7 ग्राम, तो आपसे यहाँ पर यह सवाल पूछा जा सकता है कि आपके आंसर में, आपके रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी कैसे कितने फिगर्स ऐसे हैं जो सिग्निफाई कर रहे हैं कि आपका रिजल्ट आया है और आपके रिजल्ट में सर्टन वैल्यूज और अनसर्टन वैल्यूज दोनों इंक्लूडेड हैं। तो आप बोलोगे इसके अंदर सर जवाब 3 होगा। अब आपने मेरे से पूछना चाहिए कि सर आपको कैसे पता चला कि इसके अंदर जवाब 3 होगा, आपने क्या करा? तो उसके लिए मुझे आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल समझाने होंगे। तो चलिए, हम लोगों का जो मेजर टॉपिक है जिसके ऊपर आप लोगों को यूजुअली सवाल आने के चांसेस होंगे स्कूल के शुरुआत के कुछ टाइम में, रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन या रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को रूल सीखने होंगे डिटरमाइन करने के लिए, हाँ भैया कौन सा डिजिट सिग्निफिकेंट है और कौन सा डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं है। क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर ही हमको बताएंगे कि मेरे जो प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आया है या जो मेरा जो कैलकुलेशन आया है, उस कैलकुलेशन के अंदर कितनी सर्टन और कितनी अनसर्टन वैल्यू है।
और वो पता लगाने के लिए मुझे सिग्निफिकेंट फिगर का पता लगाना होगा। तो सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट रूल, दैट ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर significant. All the non-zero digits are significant and zeros लिखना चाहिए, बहुत सारे भी हो सकते हैं, present between zeros, present between non-zero digits, zero present between non-zero digits are ऑल्सो सिग्निफिकेंट्स। मतलब यूजुअली आपका जो ज़ीरो होता है वो नॉन सिग्निफिकेंट होता है। अगर आपके पास में ज़ीरो लिखा है तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। भाई ज़ीरो कोई रिजल्ट थोड़ी होता है, ज़ीरो मतलब तुमने काम ही नहीं करा। तो जो भी नॉन ज़ीरो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट मानी जाएगी। जैसे कि अगर आपको बोला जाए कि आपके पास में 374 ग्राम्स रिजल्ट आया, तो इसके अंदर सारी वैल्यूज नॉन ज़ीरो है, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट नंबर होगा? देयर आर 3 सिग्निफिकेंट नंबर। जैसे मान लो आपको बोला जाए कि आपका जवाब आया 45.7 मीटर्स, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? अगेन 3 सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। डेसिमल आए डेसिमल ना आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगर दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में ज़ीरो है, जैसे फॉर एग्जांपल 510 या 501 किलोमीटर, तो यहां पर ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट होएगा। लेकिन अगर आपको कोई बोले कि मेरे पास में 60 रुपए हैं, तो बेटा यहां पर ये ज़ीरो एंड में आ गया। ये ज़ीरो अगर दो सिग्निफिकेंट नंबर या दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में होता, जैसे ये 1 और 5 के बीच में है, तो सिग्निफिकेंट में काउंट होगा, लेकिन यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर अगर मेरे पास में 60 है तो मैं इसको काउंट करूँगा। सिमिलरली अगर आपके पास में और एग्जाम्पल ले लो 54.01, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 4। 5.70, इसमें कितने होंगे? इसमें, अच्छा ये तो अभी अपना एक नया रूल आएगा, अभी मैं इसको यहाँ नहीं करा सकता, सॉरी 60.74, इसमें कितने होंगे? इसमें भी 4 होंगे। तो अगर दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में, अगर आपका ज़ीरो आ गया, तब तो आप उसको सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। लेकिन अगर ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में नहीं है, तो फिर आपको उसको काउंट करना है नहीं, आप उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या किसी प्रकार की कोई दिक्कत? ग्रेट, चलिए। तो आई थिंक यू हैव नोट डाउन द एग्जाम्पल्स आपने समझ लिए। और आगे बढ़ते अभी तुम्हारे मन में अब सवाल उठने शुरू होंगे कि सर ऐसा होगा तो क्या होगा? तो अभी सारे रूल्स पढ़ाए क्या? नहीं, तो रुको ज़रा, सबर करो, अगले रूल की तरफ चलते हैं। When zero are present on the left of the non-zero digit, then they are non-significant. Then they are also नॉन सिग्निफिकेंट, बिल्कुल नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। कैसे? लेफ्ट में, लेफ्ट मतलब इस तरफ। जैसे अगर मैंने लिखा मेरे पास में 017 मीटर में ट्रेवल करके आया, तो ये ज़ीरो आपके नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले है। पहले मतलब लेफ्ट में, ऑब्वियसली ये लेफ्ट होता है राइट होता है, तो यहाँ पर आपके सिग्निफिकेंट फिगर यही होंगे। ये ज़ीरो नॉन सिग्निफिकेंट में आएगा। even if decimal is there, even if decimal is present, it will be non-significant. It will be non
सिग्निफिकेंट, बिल्कुल नॉन सिग्निफिकेंट होगा। कैसे? जैसे मान लो आपके पास में वैल्यू है 0.052 ग्राम्स, तो अब आप बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 2। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों जीरोज हैं, भले ही डेसिमल हो डेसिमल ना हो, ये दोनों जीरोज नॉन जीरो डिजिट के पहले हैं। जो हमारे पास में इस वैल्यू में, इस रिजल्ट में जो पहली नॉन जीरो डिजिट है वो 5 है, और 5 के पहले अगर मैं नज़र घुमाऊं तो मेरे पास में सिर्फ 0 है। तो क्या सिखाया मैंने कि नॉन जीरो डिजिट के पहले, यानी कि लेफ्ट में, लेफ्ट को आप बिफोर में भी लिख सकते हो, बिफोर और टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट, देन दे आर ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट। तो आपके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले 0 डिजिट है और इसीलिए ये नॉन सिग्निफिकेंट कैटेगरी में कैटेगराइज होगी। यहां पर आपका जवाब आएगा 2। अगर आपके पास में वैल्यू है 0.705 ग्राम्स, तो अब इसका जवाब क्या आएगा? अब यहां पर दोनों रूल्स लगाओ। ये 0 नॉन जीरो डिजिट के पहले है, इसलिए ये नॉन सिग्निफिकेंट की कैटेगरी में आएगा। लेकिन ये वाला 0 दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में फंसने की वजह से इसका जवाब आएगा 3। अंडरस्टूड प्यारे प्यारे बच्चों? क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? क्या आपको इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई डाउट? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तीसरा रूल, अब अपन लेफ्ट के साथ में राइट में चलते हैं। चलो 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 टू द राइट राइट राइट। So rule number 3, if the 0 is to the right of the non-zero digit, मैं एक एग्जाम्पल करवाता हूँ। देखो मेरे पास में 2-3 एग्जाम्पल है। जैसे मेरे पास में 6.0 है, 5.400 है, ठीक है। मेरे पास में 3 एग्जाम्पल है, मैं पहले यहाँ उनको लिख देता हूँ। 0.60 ग्राम्स, 0.0540 ग्राम्स एंड 0.007400 ml, ठीक है। ये मेरे पास में 3 वैल्यूज़ है। अब यहाँ पर जो मैं रूल सिखा रहा हूँ, रूल देखो क्या कह रहा है, दैट इफ द 0 इज टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट फॉलोड बाय, गाइज इस चीज पर बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से नोट करना, फॉलोड बाय अ डेसिमल, फॉलोड बाय अ डेसिमल, यानी कि नॉन जीरो डिजिट और डेसिमल के राइट में अगर 0 होगा, क्या बोला मैंने? अगर नॉन जीरो डिजिट फॉलोड बाय अ डेसिमल, या ऐसा लिखना चाहिए नॉन जीरो डिजिट एंड अ डेसिमल विल बी सिग्निफिकेंट, विल बी सिग्निफिकेंट, यानी वो 0 जो राइट में हो, किसके? आपके नॉन जीरो डिजिट और डेसिमल, दोनों कंपलसरी केसेस हैं। अगर इन दोनों में से एक भी गायब हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। कैसे? देखते हैं। यहां पर आप देखो, ऑब्वियसली ये वाला 0 रूल नंबर 2 के हिसाब से पहले नॉन जीरो डिजिट के पहले आ रहा है, ये हमारी नॉन जीरो डिजिट के पहले आ रहा है, यानी लेफ्ट में आ रहा है, तो ये तो नॉन सिग्निफिकेंट है। लेकिन ये वाला 0 देखो, एक तो आपके नॉन जीरो डिजिट के बाद में आ रहा है, आपके नॉन जीरो डिजिट के राइट में है ना, और दूसरी बात ये डेसिमल के भी बाद में है, यानी यहां पर दोनों केस एप्लीकेबल हो गए। डेसिमल के बाद में आ रहा है और नॉन जीरो डिजिट के बाद में आ रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट की कैटेगरी में आएगा। इसलिए यहां पर 2 सिग्निफिकेंट नंबर है। डिड यू गॉट माई पॉइंट? यहां पर फोकस मारते हैं, लेट्स फोकस ओवर हियर। यहां पर डेसिमल के पहले और बाद में 2 0 है, लेकिन ये दोनों 0 के पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है। इनफैक्ट पहली नॉन जीरो डिजिट 5 है, तो 5 के पहले होने की वजह से, यानी इस 5 के लेफ्ट में होने की वजह से
ये दोनों नॉन सिग्निफिकेंट की कैटेगरी में आ गए। अब ज़रा इस ज़ीरो पर फोकस मारो। ये ज़ीरो के पहले नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, आपको दिखाई दे रही हैं, और ये ज़ीरो के पहले डेसिमल भी आ रहा है, या मैं ऐसा कहूँ कि ये वाला ज़ीरो इस डेसिमल के राइट में है, इट इज़ टू द राइट ऑफ द डेसिमल, एंड इट इज़ टू द राइट ऑफ नॉन ज़ीरो डिजिट। ये दोनों जो नॉन ज़ीरो डिजिट है इनके भी राइट में है और डेसिमल के भी राइट में है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। भले इससे इस पर आपकी वैल्यू ख़त्म हो रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1, 2 और 3, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट नंबर है। यहाँ फोकस मारते हैं, ये तीनों नॉन सिग्निफिकेंट की कैटेगरी में आएंगे क्योंकि पहला नॉन ज़ीरो नंबर 7 है। इसके पहले अब ये दोनों ज़ीरो एक तो डेसिमल के भी राइट में है और इन दोनों नॉन ज़ीरो डिजिट के भी राइट में, तो 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ पर टोटल 4 सिग्निफिकेंट नंबर है, जिसमें ज़ीरो है तो भी चलेगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चले मिटा दे, चलो ग्रेट। मैं रूल नंबर 4 भी यही लिख देता हूँ। रूल नंबर 4 भी क्या इसका छोटा भाई है, बस टाइम वेस्ट मनी वेस्ट वाला रूल है। 0 टू द राइट ऑफ 0 टू द राइट ऑफ नॉन ज़ीरो डिजिट, 0 टू द राइट ऑफ नॉन ज़ीरो डिजिट, but decimal is not there, then it will be non-significant, then it will be non-significant। फिर वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा। कैसे? जैसे देखो ये वाला नंबर 0.0500 और एक नंबर देखो 600, इन दोनों नंबर को देखो। अब मुझे बताओ ऊपर वाला नंबर कौन से रूल को फॉलो कर रहा है और नीचे वाला नंबर कौन से रूल को फॉलो कर रहा है। देखो चलो दोनों की डिजिट्स ग्राम्स में ले लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये वाला जो नंबर है ये रूल नंबर 3 को एप्लीकेबल कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी पहली नॉन ज़ीरो डिजिट 5 के बाद में 2 ज़ीरो आ रहे हैं टू द राइट, और डेसिमल के बाद में भी आ रहे हैं, तो यहां पर 5 के बाद में जो दोनों ज़ीरो हैं ये सिग्निफिकेंट कैटेगरी में काउंट होंगे। ये दोनों नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों नॉन ज़ीरो डिजिट के लेफ्ट में आ रहे हैं, तो इसमें रूल नंबर 2 लग जाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें ये दोनों नंबर मैंने माना कि ये नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट में है, यानी कि नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट में ज़ीरो है, लेकिन क्या यहाँ पर डेसिमल है? नो। तो व्हेन देयर इज नो डेसिमल, व्हेन डेसिमल इज नॉट देयर, तो ये ज़ीरो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे और इसका जवाब हो जाएगा 1। समझ गए बात को? क्या ये रूल क्लियर हो गया? बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। मतलब अगर आपको एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद वाले ज़ीरो को सिग्निफिकेंट बनाना है तो आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहला कि इन ज़ीरोज़ के पहले एक नॉन ज़ीरो नंबर हो, और दूसरा इन ज़ीरोज़ के पहले डेसिमल हो। अगर ये दोनों साथ में हैं तो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, लेकिन अगर दोनों ज़ीरो नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट में तो हैं लेकिन डेसिमल मिसिंग है, तो फिर ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद में होने के बावजूद ये दोनों ज़ीरो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। हाँ, अगर मैं यहाँ पर डेसिमल लगा देता तो फिर ये तीनों सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ डेसिमल नहीं है, इसलिए फिर टूस। ठीक है, कोई परेशानी मेरे प्यारे बच्चों? किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत? अब एक लास्ट रूल जो थोड़ा सा इस रूल को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, एक लास्ट रूल जो कि इस वाले रूल को
और इस वाले रूल को, रूल नंबर 1 को और रूल नंबर 4 को थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, थोड़ा उसके अपोज जाएगा। तो थोड़ा मन लगा के, थोड़ा मेरी बात को ध्यान से फोकस करके सुनना, तो फिर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, फिर आपको परेशानी नहीं आएगी, आप समझ जाओगे कि भैया प्रॉब्लम क्या है। तो कौन सा रूल मिटाऊं? चलो मैं रूल नंबर 2 मिटा देता हूं और रूल नंबर 3 मिटा देता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप रूल नंबर 1 और रूल नंबर 4 को नज़रिए में रखो जब मैं आपको रूल नंबर 5 पढ़ाऊं। तो चलिए, आई एम टीचिंग यू रूल नंबर 5 नाउ। ऑल द क्या बोलना चाहिए उस चीज़ को, कि ऐसी चीज़ जो कि फिक्स्ड है या ऐसी चीज़ जो कि काउंटेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में 6 एप्पल है, या आपके पास में 60 पेंसिल है, या आपके पास में 250 मार्कर है। तो अब क्योंकि एप्पल, पेंसिल और मार्कर ये बड़ी चीज़ें हैं, ये काउंटेबल चीज़ें हैं, तो इसके लिए मैं टर्मिनोलॉजी देख लेता हूं कि मैंने क्या लिखी थी। इनफाइनाइट नंबर, एग्जैक्ट नंबर, यस। तो ऑल द एग्जैक्ट नंबर्स, ऑल द एग्जैक्ट नंबर्स। नाउ व्हाट आर एग्जैक्ट नंबर्स? बेटा एग्जैक्ट नंबर मतलब जो कि प्योरली एक्यूरेट हो, दे आर प्योरली या दे आर परफेक्टली एक्यूरेट, विच आर परफेक्टली एक्यूरेट, और वी कैन से सर्टन, जो पूरी तरीके से सर्टेन हो। मतलब ये वाला जो रूल है ना, दिस रूल इज एक्चुअली आउट ऑफ केमिस्ट्री, आउट ऑफ साइंस, ये डेली लाइफ का है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास में 6 एप्पल हैं, तो ये एग्जैक्ट नंबर है भाई। 6 एप्पल मतलब मैं गिन सकता हूँ, मुझे उसके अंदर किसी प्रकार की अनसर्टेनिटी नहीं होगी। जैसे कि अगर मैं लेबोरेटरी में जाकर काम करूँ और मुझे रिजल्ट मिले 0.0500 ग्राम, तो मुझे इसके अंदर एक अनसर्टेनिटी रहेगी कि क्या मेरा प्रोडक्ट सच में 0.0500 ग्राम ही बना? नहीं, इसके अंदर मैं एग्जैक्ट नहीं हूँ, मैं एक्यूरेट नहीं हो सकता, मैं सर्टेन नहीं हो सकता, इसके अंदर अनसर्टेनिटी है, इसलिए ये एग्जैक्ट नंबर नहीं होगा। तो जो नंबर एग्जैक्ट नहीं होते, जो रिजल्ट या जो कैलकुलेशन का जवाब सर्टन नहीं होता, जिसमें आपको पता है कि कोई अनसर्टेनिटी होगी, उनमें रूल 4 और रूल 1 एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर रूल 5 की बात करूं, तो ऑल द एग्जैक्ट नंबर हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर, हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर। सर इसका मतलब क्या है? 6 एप्पल है, तो 6 एप्पल में आप बोलोगे सर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? मैं बोलूंगा 1, कोई परेशानी नहीं। लेकिन मैं यहां पर 1 ना लिखते हुए मैं इसको इनफाइनाइट लिख दूं, तो कोई बुरी बात है क्या? आप बोलोगे सर इनफाइनाइट का मतलब तो अनकाउंटेबल होगा। तो देखो ना, मेरे पास में 6 एप्पल हैं, ये मेरे पास में सर्टेन नंबर हो गया, सर्टेन नंबर। अब अगर मैं डेसिमल लगा के एक 0 लगा दूं, तो मैं बोलूँगा ये इस नंबर की अनसर्टेनिटी है। भाई सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है? जिसमें सर्टन नंबर भी आए और अनसर्टन नंबर भी आए। क्योंकि ये नंबर एग्जैक्ट है, तो मुझे मालूम है कि मेरे पास में 6 एप्पल है, ये सर्टन वैल्यू हो गई, और अनसर्टन वैल्यू नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो अगर मैं डेसिमल लगा के 0 लिखता जाऊँ, लिखता जाऊँ, लिखता जाऊँ, लिखता जाऊँ, लिखता जाऊँ, लिखता जाऊँ, तो ये इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब इसके अंदर 10 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी आपके पास में कोई नंबर एग्जैक्ट होता है, अब बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि सर आपने लेबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंट करा और अगर आपने बोला कि मेरे पास में 600 ग्राम प्रोडक्ट आया, तो आपने इसमें नंबर 1 क्यों लिखा सिग्निफिकेंट का? आपने इसको इनफाइनाइट क्यों नहीं बोला? तो मैं बोलूँगा कि जब मैंने लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट करा, तो हो सकता है लेबोरेटरी वाले ने इस 600 ग्राम के साथ में कुछ प्लस माइनस 0.1 लिखा हो,
मतलब वो इंसान भी श्योर नहीं है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो 600.01 ग्राम आया है या 600 ग्राम आया है या 599.9 ग्राम आया है। क्या आया है वो खुद भी श्योर नहीं है। मतलब उसके अंदर ये सर्टन है, ये सर्टन है और ये वैल्यू अनसर्टन है, यानी कि 600.0। तो यहां पर फिर रूल नंबर 4 एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर मेरे पास में कोई ऐसी चीज है जो कि बिल्कुल सर्टन है, भाई 500 250 मार्कर मतलब मैं गिन सकता हूं 1 2 3 ऐसे करके, 60 पेंसिल में गिन सकता हूं 1 2 3, ये सर्टन है। इसमें 0.1 पेंसिल या 0.5 मार्कर का कोई रोल नहीं है। तो आप ऐसे नंबर्स को आप क्या कर सकते हो, इनफाइनाइट मान सकते हो, बट ओनली आफ्टर प्लेसिंग अ डेसिमल and adding n number of zeros। n नंबर मतलब इनफाइनाइट, n नंबर ऑफ जीरोस। मतलब जैसे अभी आपको 6 दिखेगा तो आप 6 में तो बोलोगे कि मेरे पास में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। यहां पर भी आप बोलोगे मेरे पास में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि मैंने रूल नंबर 1 बताया है आपको कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट है, अगर वो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में होगी तो मानूंगा, लेकिन अगर नॉन जीरो डिजिट के पहले या नॉन जीरो डिजिट के बाद में जीरो है तो नहीं मानूंगा। यहाँ पर भी मैं सिग्निफिकेंट फिगर 2 बोलूँगा। लेकिन अगर मेरा दिमाग खराब हो जाए और मैं बोलूँ कि नहीं मेरे पास में 60.00000 है, तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आप सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए 11। तो ये सिर्फ बोलने की बात है, आपको सिर्फ समझने का मैटर है कि ये किस तरीके से चीज़ काम करती है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अगर आपके पास में कोई भी एग्जैक्ट नंबर है तो उस एग्जैक्ट नंबर के बाद में आप डेसिमल लगाओ, एग्जैक्ट नंबर के बाद में आप डेसिमल लगाओ और डेसिमल के बाद में चेप दो, डेसिमल के बाद में आप चेप दो, आपको जितनी चीज़ चाहिए आप उतनी चीज़ यहाँ पर ले सकते हो। क्या ये बात समझ में आ गई मेरा प्यारा बच्चा लोग? कोई दिक्कत? चलिए मैं इसको मिटा दूं, पक्का? चलो अब मैं आपको एक बात और समझाता हूं। कई बार बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, कई बार बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। जैसे कि मैं एक वैल्यू लेकर रखता हूं, मान लो मेरे पास में वैल्यू है 20600 ग्राम्स। अब ये वैल्यू बड़ी भी है और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि यहाँ पर एक तो आपको रूल नंबर 5 परेशान करेगा कि अगर सर मैं डेसिमल लगा के 0 लिख दूँ तो उसमें तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। फिर रूल नंबर 1 के हिसाब से ये 2 0 राइट में आ रहे हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही हो सकते हैं। तो पता कैसे लगेगा? तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा, आपको एक रूल नंबर 6 फॉलो करना होगा। आपको क्या करना होगा? रूल नंबर 6 फॉलो करना होगा, दैट इन केस ऑफ confusion, convert a number into scientific notation and exponent यानी कि 10 to the power n should be considered as नॉन सिग्निफिकेंट। उसको आप नॉन सिग्निफिकेंट कंसिडर कर लो, क्योंकि वो बाद वाले जीरो को बताती है, इसलिए उसको आप नॉन सिग्निफिकेंट कंसिडर कर लो। एंड टू द एन, यानी जो अपन एन मानते हैं, है ना, अप्लाई द अबव रूल्स। जो ऊपर के रूल्स मैंने सिखाए वो लगा दो। तो चलो सॉल्व करके देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। इस बड़े नंबर को अगर मुझे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो मुझे 1 2 3 और 4 डिजिट्स छोड़कर एक डेसिमल प्लेस करना है। तो 2.0600 इंटू 10 to the power 4। क्या मैं इस डिजिट को कन्वर्ट करके ऐसा लिख सकता हूं? सोच लो, समझ लो और मुझे बता दो। लिख सकते हो सर, कोई परेशानी नहीं है सर हमको।
क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता? सर बिल्कुल लिख सकते। क्या परेशानी? कोई परेशानी ही नहीं है। आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए भी अंडरस्टूड है कि अगर 10⁴ से मैं 2.06 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 0 बाद में आएंगे। क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकते हो। भाई अगर मैं 10⁻³ से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले 10 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल इधर आ जाएगा, दूसरी बार इधर आ जाएगा, तीसरी बार इधर आ जाएगा और चौथी बार इधर आ जाएगा, तो 4 0 2 0 आखिरी में लगने, कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो अब देखो बेटा, जब कभी भी आपके पास में इस प्रकार का कोई साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आपको अगर कोई डिजिट मेंशन कर रखी हो तो ये एक्सपोनेंट को तो आपको भूल जाना है। अब एक्सपोनेंट को तो आपने नॉन सिग्निफिकेंट मान के भूल गए। अब यहाँ मुझे बताओ ये पहली डिजिट कौन सी है? आप बोलोगे सर नॉन जीरो। तो नॉन जीरो के बाद में और डेसिमल के राइट में अगर जीरो आएगा तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट कंसीडर होगा। रूल नंबर 3 या 4 में, रूल नंबर आई थिंक हाँ 3 या 4 में हमने पढ़ा था, हाँ 3 और 4 में हमने पढ़ा था कि डेसिमल और नॉन जीरो डिजिट के राइट में अगर जीरो आता भी है तो वो सिग्निफिकेंट कंसीडर होगा। तो यहां पर 1 2 3 4 और 5, यहां पर 5 सिग्निफिकेंट नंबर है। यहां पर कितने हो जाएंगे? यहां पर 3 हो जाएंगे, क्योंकि ये 1 ये 2 और 1 ये 3, और यहां पर 1 2 3 4, यहां पर 4 कंसीडर हो जाएंगे। अगर मान लो आपके पास में वैल्यू है 0.50 इंटू 10⁻², तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे बताओ? आप बोलोगे सर डेसिमल के पहले जीरो है और नॉन जीरो डिजिट के पहले जीरो, तो रूल नंबर 1 के हिसाब से इसको तो हटा देंगे। फिर ये डेसिमल और ये नॉन जीरो डिजिट के बाद में जीरो है तो ये कंसीडर होगा, तो 1 और 2 दो सिग्निफिकेंट नंबर है। 0.0745 इसमें 10⁻⁻4। अब आप बताओ इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? या चलो 10 इसको 6 कर लो, तो बताओ इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? ये दोनों नहीं होंगे और ये 3 होंगे, 3। समझ में आ गई आपको? तो दिस इज हाउ हम लोग हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स को निकाल सकते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई थिंक किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इसके अंदर। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट वी कैन मूव। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, ग्रेट। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझना, मतलब वैसे तो सिर्फ आपको किस चीज़ के लिए काम में आ रहा है ये, आपके खुद के जिसको बोलना चाहिए नॉलेज के लिए, कि एक्चुअली हमने जो पढ़ा इसका एप्लीकेशन क्या है। देखो मान लो आपके पास में एक सवाल आया कि 2.0 मीटर एक बच्चे ने अपना रिजल्ट लिखा और एक बच्चे ने अपना रिजल्ट 2.00 मीटर लिखा। तब आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू रीडिंग्स। बताओ जल्दी से सोचो मन में कि एक बच्चे ने अपना रिजल्ट लिखा 2.0 मीटर कि साहब मेरा जो रिजल्ट आया वो 2.0 मीटर आया, और एक बच्चे ने लिखा कि साहब मेरा जो रिजल्ट आया वो आया 2.00 मीटर। अगर आप नॉर्मल और कैजुअली इसको देखोगे तो आप बोलोगे दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों का जवाब सेम है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपने केमिस्ट्री में सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा है और आपने अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट पढ़ा है, तो आप इसमें डिफरेंस निकाल सकते हैं। और वो डिफरेंस क्या होगा? ध्यान से मेरी बात सुनना। इस बच्चे ने लिखा कि मेरा रिजल्ट आया 2.0 मीटर, और मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि जब कभी भी आपको एक्सपेरिमेंट करते हो आपके रिजल्ट में अनसर्टेनिटी रहती है। क्योंकि इसने अपने रिजल्ट को 2.0 मीटर लिखा है, हम सब जानते हैं कि ये वैल्यू तो बिल्कुल सर्टन होगी, भाई 2 मीटर तो होगी, लेकिन इस वैल्यू के अंदर डेफिनेटली अनसर्टेनिटी होगी क्योंकि मेरे पास में और कोई वैल्यू है नहीं। दैट मीन्स अगर मुझे इसे सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में ठीक से लिखना है तो मुझे कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा, 2.0 प्लस माइनस 0.1 मीटर। सिमिलरली अगर मैं इस बच्चे के रिजल्ट को देखूं तो कुछ ये इस प्रकार दिख रहा है, मतलब हो सकता है कि ये वैल्यू सर्टन हो, और क्योंकि इसने 0.00 लिखा है
दैट मीन्स उसने ये ज़ीरो कुछ सोच समझ के बढ़ाया होगा, मतलब उसके हिसाब से सिर्फ ये वैल्यू अनसर्टन है, मतलब उसकी वैल्यू 2.0 सर्टन है। तो जब ये लिखेगा तो ये लिखेगा 2.00 मीटर प्लस माइनस 0.01 मीटर, मतलब दोनों की वैल्यूज में जो डिजिट अनसर्टन है उसमें फर्क है। समझ में आ गई? अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर इसने 0 अनसर्टन क्यों नहीं लिया? देखो बेटा, अनसर्टन डिजिट एक ही होती है, अनसर्टन डिजिट एक ही होती है, ये एक से बढ़ा लो या एक से कम कर लो। अगर वो बोलता है कि मेरी 2.01, 2.00 और 1.99 जवाब है, तो उसकी अनसर्टेनिटी इस आखिरी वाले डिजिट में आ रही है, प्लस माइनस 0.01 प्लस माइनस 0.01। अगर +1 बढ़ गया तो ऊपर हो जाएगा, अगर प्लस हुआ और माइनस हुआ तो ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है पॉइंट आप लोगों को? इसलिए उसने 0 मेंशन करा है। अनसर्टेनिटी कभी भी आप ऐसे नहीं लिखोगे 2.0 प्लस माइनस 0.01, आप कभी ऐसे नहीं लिखोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। या 0.10 नहीं, अनसर्टेनिटी हमेशा 0.1 ऐसी ही चलेगी या 0.01 ऐसी ही चलेगी। 0.05 थोड़े लिखते हैं, कभी कभी नहीं लिखेंगे। तो अब आप देखो कि हम लोग जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू अनसर्टेनिटी की आई है वो 0.1 आई है और इसकी अनसर्टेनिटी की वैल्यू 0.01 आई है, मतलब इसके मुकाबले इसका रिजल्ट 10 टाइम्स मोर प्रिसाइज है। मतलब इस बच्चे का काम ज़्यादा प्रिसाइज है एंड शायद ज़्यादा एक्यूरेट है। अगर मुझे ट्रू वैल्यू कोई लिख दे कि सर ट्रू वैल्यू भी 2 मीटर ही है, तो मैं बोलूँगा इसका जवाब प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। इसका जवाब भी एक्यूरेट है, नो डाउट, क्योंकि ट्रू वैल्यू मैंने ले ली है यहाँ पर 2 मीटर, तो जवाब तो एक्यूरेट है, लेकिन इसका आंसर लेस प्रिसाइज है, ये थोड़ा सा फर्जीवाड़ा करके आया है। तो इस प्रकार से चीज़ों को आपको समझने में आसानी होती है अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स समझ में आ जाए तो। ठीक है, चलो, तो अब एप्लीकेशन भी हम लोगों ने एक बार करके देख लिया, तो मज़ा आया आप लोगों को। अब हम लोग लास्ट चलते हैं, राउंडिंग ऑफ सीख लेते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स की या किसी भी टाइप के नंबर की अगर आपको राउंड ऑफ करना है तो राउंड ऑफ के क्या रूल्स है? बकवास रूल्स हैं, वैसे तो मुझे पढ़ाना भी नहीं चाहिए, 8, 9, 7, 6 का बच्चा जानता है, बट ठीक है। जैसे मान लो रूल नंबर 1, अगर जो आप वैल्यू राउंड ऑफ कर रहे हो, इफ द डिजिट वी हैव टू राउंड ऑफ इज मोर देन राउंड ऑफ वैल्यू या राउंड ऑफ डिजिट इज मोर देन 5, देन डिजिट प्रायर टू इट, यानी कि उसके पहले वाली, मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय 1। मतलब अगर मान लो आपके पास में 7.556 या 7.576, आपको इस नंबर को राउंड ऑफ करना है, तो ऑब्वियसली इस 6 को आपको राउंड ऑफ करना है। अब ये 6 5 से बड़ा है, तो 6 के पहले वाली डिजिट यानी 7, इसको आपको 1 से बढ़ा देना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 7.58 ग्राम्स। आप इस प्रकार इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। आपके पास में एक नंबर है 7.78, आपको इसको राउंड ऑफ करना है, तो क्योंकि ये 8 वाली डिजिट, लास्ट वाली डिजिट को ही राउंड ऑफ किया था, ये 5 से बड़ी है, तो इसके पहले वाली डिजिट यानी कि 7, इसको आप राउंड ऑफ करके 8 कर दोगे, 1 से बढ़ा दोगे। रूल नंबर 2 कहता है इफ इट इज लेस देन 5 देन प्रायर डिजिट शुड बी केप्ट एज सच, जैसी है वैसी ओढ़ दो, मतलब छोड़ दो। जैसे कि 7.574, आपको इसको राउंड ऑफ करना है, तो अब ये 4 वाली वैल्यू 5 से छोटी है, तो इसके पहले वाली जो वैल्यू है इसको ऐसे ही छोड़ दो, 7.57 ग्राम्स, खत्म। अगर आपको 7.82 को राउंड ऑफ करना है, तो ये 2 जो है ये 5 से छोटा है, तो बस इसको 7.8 लिख के आगे बढ़ो। ठीक है, चलो तीसरा रूल देख ले।
इफ इट इज इक्वल टू 5, इफ इट इज इक्वल टू 5 मतलब अगर आप जो डिजिट राउंड ऑफ कर रहे हो अगर वो 5 के बराबर है, इफ इट इज इक्वल टू 5, देन even digit, then if prior digit is even, keep it as such, or if the prior digit is odd, add 1 to it. अब इन दोनों रूल्स का क्या मतलब है, ध्यान से समझना। जैसे मान लो आप लोगों को एक नंबर राउंड ऑफ करने को दे दिया 7.585 ग्राम्स, आपको इसको राउंड ऑफ करना है। अब आप बोलोगे सर ये 5 ही है, तो अगर बड़ा होता तो ये रूल, छोटा होता तो ये रूल, लेकिन ये तो 5 ही है, तो क्या करें, तो 5 के पहले वाला नंबर 8 कैसा है, इवन है, तो इसको ऐसा ही छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। लेकिन अगर आपको इस नंबर को राउंड ऑफ करना है, ये 7.575 ग्राम, तो ये जो नंबर है 5, ये 5 बराबर है 5 के पहले वाला नंबर 7, ये एक ऑड नंबर है, तो इसमें आपको एक ऐड कर देना है 1, तो ये बन जाएगा 7.58। ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। समझ गए बात को। जैसे मान लो आपको एक नंबर फिर दे दिया, जैसे मान लो 7.95 या 7.45, आपको इसको राउंड ऑफ करना है, तो ये 5 के बराबर है, तो बस 7.4 लिख के आगे बढ़ो क्योंकि इसके पहले वाला नंबर इवन है। लेकिन अगर आपको 7.55 दे दिया तो ये 5 हटाया, तो 5 के पहले वाला नंबर ऑड है, तो ये बढ़ के 7.6 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये हो गई आपकी यहाँ पर बात ख़त्म। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह वाला पार्ट, साइंटिफिक नोटेशन, राउंड ऑफ, सिग्निफिकेंट के रूल्स, एक्यूरेसी, प्रिसीशन, है ना, सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, सब खत्म होता है। अब अगले लेक्चर में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस की तरफ चलेंगे। वो लेक्चर बहुत छोटा सा ही होगा क्योंकि वो एक बहुत छोटा सा पार्ट है, पर वो एक अलग पार्ट है। उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस वगैरह मैं ज़्यादा करवा दूंगा। डायमेंशनल एनालिसिस वैसे तो बहुत ही ईजी होता है, सड़ी सी चीज़ होती है, तो देख लेंगे उसको, एक छोटा सा लेक्चर बना के अलग से कंप्लीट कर लेंगे। और आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। मैं आप लोगों को कुछ सवाल की शीट अगले वीडियो में, जब डायमेंशनल एनालिसिस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो अगले लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को पहली डीपीपी प्रोवाइड करूंगा। उस पहली डीपीपी के अंदर जितने भी सवाल हैं वो सब सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड ऑफ कैसे किया जाता है, साइंटिफिक नोटेशंस कैसे बनाए जाते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस कैसे करना है, उन सब चीज़ों पर बेस्ड होंगे। तो वो हम लोग करेंगे अगली क्लास में। आपको डीपीपी अगली क्लास में मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बारे में आपको मेंशन कर दूंगा। आज का लेक्चर मेरे प्यारे बच्चों यहीं ख़त्म करते हैं। जिन प्यारे प्यारे बच्चों ने मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है, 8, 9, 10 के बच्चों ने वो ज़रूर कर लें। 11, 12 के बच्चे भी वहाँ पर मेरी जो स्पेशल क्लासेस यानी जो फ्री वाली क्लासेस होती हैं वो आकर देख सकते हैं, अगर वो केमिस्ट्री पर हो रही हो तो, क्योंकि वो आपके काम की, क्योंकि वहाँ पर मैं बता दूँ कि वहाँ पर 8, 9 और 10 का बच्चा भी आपके लेवल की चीज़ पढ़ रहा है मुझसे, तो वहाँ पर कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी इन चीज़ों को समझ रहे हैं, तो आप लोगों को डबल मेहनत करनी है। ठीक है, तो इस क्लास को ख़त्म करते हैं, आगे की बात अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे मेरे प्यारे बच्चों।